एकादश के भैयाओं, पहला चैप्टर हम लोग पूरा कर लिए। उसमें एक पोर्शन जो कहा गया कि टैक्सोनॉमिक एड्स, हर्बेरियम है, म्यूजियम स्पेसिमेन है, बोटेनिकल गार्डन है, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। कोर्स में जो मॉडिफिकेशन हुआ कोविड-19 के कारण उसको हटा दिया गया। तो जितना पढ़ाया गया है, जो नोट दिया गया वहाँ तक पूरा करेंगे। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपने कोर्स में है वो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले तो क्लासिफिकेशन क्या है, पीछे भी इंट्रोडक्टरी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्या है कि इट इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू देयर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सम सिग्निफिकेंट फीचर। उनके कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उनको ग्रुप में रखना, ये क्लासिफिकेशन कहता है। अब ये कहा जाए कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन? इट इज द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में उनको व्यवस्थित करना। अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू देयर ग्रुप्स दैट इज बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंट फीचर and most important purpose of this classification is the study of one individual of that group। जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल को देख लिया है आपने। स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दैट ग्रुप रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ग्रुप ऑर्गेनिज्म। उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उसमें से आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, उसकी स्टडी कर लीजिए, तो वो ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको रिप्रेजेंट कर दे, प्रेजेंटेशन कर दे उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक। ये पर्पज होता है। पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन द अरेंजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट ग्रुप। उस ग्रुप में पाए जाने वाले सारे जीवों का, सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक एक इंडिविजुअल को पढ़ करके हम जान जाए, तो इसको ये होता है पर्पज उसका, क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन की जो आइडिया आई वो कब आई? तो सबसे अर्लियर जो क्लासिफिकेशन को जिन्होंने कंसीडर किया वो थे एरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने, ये BC में पाए जाते थे, ईसा पूर्व थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, या कह लीजिए फाउंडेशन रखा क्लासिफिकेशन का, और इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट को क्या किया? प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांटा। पहला कहा हर्ब, दूसरा श्रब और तीसरा ट्री। हर्ब को जो वीक स्टेम, शॉर्ट स्टेम प्लांट थे उनको हर्ब कहा। इसके बाद जो वुडी स्टेम थे लेकिन लेंथ में छोटे थे उनको श्रब कहा, और जो ऊंचे प्लांट पाए जाते थे, वुडी स्टेम होता था, उनको ट्री कहा। तो 3 ग्रुप में प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। टोटल प्लांट किंगडम को बहुत अंदर तक नहीं देखे, मॉर्फोलॉजी देख करके ही, उनका एक्सटर्नल फीचर देख करके ही उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। इसी तरह से एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा। ऑर्गेनिज्म with regular and organism without regular। 2 ग्रुप में बांट दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड होता है, और दूसरा ग्रुप बनाया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड नहीं होता है, जैसे इंसेक्ट में है उनका ब्लड रेड नहीं होता है, तो 2 ग्रुप में बांट दिया। एक सिंपल आइडिया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन मिलता है, एरिस्टोटल ने उसको दिया था। 2 ग्रुप बनाया प्लांट, 3 ग्रुप प्लांट का और 2 ग्रुप एनिमल का बनाया। लेकिन अब
ये जो क्लासिफिकेशन था ये केवल मार्फोलॉजी पर डिपेंड करता था, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, जो बाहर से इन्होंने देखा उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया, तो इसलिए ये नहीं माना जाता। बाद में जो बायोलॉजिस्ट थे इसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो इसको बहुत दिनों तक माना नहीं गया। इसके बाद अगली आइडिया आई, अगली आइडिया जो क्लासिफिकेशन की आई टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वही जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिए थे कैरोलस लीनियस में। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया कि टोटल ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में बांटा, किंगडम प्लांटी एंड एनिमल। दो ही ग्रुप उन्होंने बनाया। अब किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स with chlorophyll that can synthesize their own food, and Animalia includes the organism having no chlorophyll and they are unable to synthesize their food, and also based on character of mobility, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस आधार पे उन्होंने प्लांट को मान लिया कि एक स्थिर जीव है, ये एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता, इनके अंदर मोबिलिटी होती है। एनिमलिया में एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो दो ग्रुप में बांट दिया गया और इन्होंने ज्यादातर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्सटर्नल फीचर ही यूज किया और दो ग्रुप में इनको बांट दिया। बट दिस क्लासिफिकेशन वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक ये नहीं माना जा सका क्योंकि कुछ इसमें डिमेरिट्स थी या डिसएडवांटेज थे। वो डिसएडवांटेज क्या थे? ये 60 में हमने किया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हम 9th क्लास में पढ़े दो प्रकार की सेल होती हैं, इनकम्प्लीट सेल जो होती है उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, जो कंप्लीट सेल होती है यूकैरियोट कहलाती है। तो इन्होंने किया क्या था कि बोथ आर प्लेस्ड टुगेदर, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक ही साथ एक ग्रुप में रख दिया उन्होंने, तो एक डिमेरिट ये हो गया। दूसरा ये कहा गया कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक साथ इन्होंने रख दिया, तो उसमें डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हुई, तो उसको नहीं माना गया, तो दो डिमेरिट हो गई। तीसरे डिमेरिट कहा गया कि लाइकेन, एक लाइकेन होता है जो एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन उसके पास न तो टोटल प्लांट का कैरेक्टर है और न ही एनिमल का कैरेक्टर है, लेकिन उसको इन्होंने प्लांट के साथ रख दिया। इसको भी उन लोगों ने कहा कि ये इसका डिसएडवांटेज है। और तीसरा पोजीशन ऑफ स्पंजेस, स्पंज जो आपके ओशियंस में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते नहीं, एक जगह स्थिर रहते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से या चट्टान से लगे हुए पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर मोबिलिटी नहीं, तो उसको ज्यादा कंसीडर किया प्लांट की तरह। लेकिन उसको बाद में जब देखा गया तो उसके सारे प्रोसेस क्या थे, एनिमल जैसे थे, उसके अंदर सिस्टम पाए जाते थे, तो वो है वास्तव में एनिमल, लेकिन रख दिया था उन्होंने उसको प्लांटी के साथ या कंसीडर किया था प्लांट है, एक जगह रहता है, मोबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से दो चार पॉइंट इसके हुए, जिसके कारण ये क्लासिफिकेशन नहीं माना गया। तो इसके बाद और एडवांस क्लासिफिकेशन आया, जो आगे हम आपको बताएंगे। अगला क्लासिफिकेशन जिसको माना जाता है, अब इसके बाद दूसरा दो क्लासिफिकेशन, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद और एडवांस क्लासिफिकेशन आया, उसको कहा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर्यन विटेकर in 1969, and he divided total organism into 5 kingdom। ये किंगडम्स के नाम पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया।
5 किंगडम, और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन 2 किंगडम थे उससे थोड़ा एडवांस था, और इसको फॉलो भी किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। तो आलेक्स व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज भी माना जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। अब देखिए इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया, किस बेस पर के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया तो उसमें पहला पॉइंट दिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में जो ऑर्गेनिज्म का सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सेल टाइप लिया गया, ऑर्गेनिज्म जो लिया गया वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। इट में बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म एक ही सेल में अपने सारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा है मल्टीसेलुलर, यानी बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म आप कंसीडर करेंगे वो एक सेल का बना है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिस ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करेंगे इट में बी ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब इस क्राइटेरिया को हमने यूज किया, ऑटोट्रॉफिक होगा तो दूसरे ग्रुप में रखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक होगा तो दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद एक और उन्होंने पॉइंट दिया इकोलॉजिकल रोल। हम लोग जो 10th में अपना इकोलॉजी पढ़े थे उसमें 3 कंपोनेंट इकोसिस्टम के पढ़े थे। पहला होता है प्रोड्यूसर, जो ऑर्गेनिज्म आप कंसीडर कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या डिकम्पोजर। इकोलॉजी में उसका क्या है, किस श्रेणी में आएगा। प्रोड्यूसर का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, कंज्यूमर जो इन पे डिपेंड रहते हैं, या डिकम्पोजर जो मरने के बाद जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इकोलॉजिकल रोल भी देखते हैं। और लास्ट में देखते हैं फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो आप ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ खानदानी रिश्ता है। फिलोजेनेटिक माने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कुछ मिलता जुलता है। जैसे 4 पैर वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं, 4 डिम्ड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग भी उसी आता है, बंदर भी उसी में आता है। तो ये कहा जाता है कि इनकी एंसेस्टरी कॉमन है। इसको बोलते हैं फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसका एंसेस्टर कौन था, तो फिलोजेनी उसका भी लिया इन्होंने कि जिस ग्रुप में हम रखे हैं उनके फिलोजेनी में या एंसेस्ट्री में कुछ समानता होती है। तो इस तरह से ये इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब जब स्टडी किया गया तो कुछ इसके अंदर भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसमें कुछ एडवांटेज ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। तो आगे का हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज और फिर एक एक किंगडम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पे आज काम को रोकेंगे, नोट्स हम देंगे, उसको आप लोग लिख के वहाँ तक पूरा कर लेंगे। साथ साथ पढ़ते रहिए, सहयोग करिए, तब पढ़ाई हो सकेगी। आप लोग सो जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है, जागते रहिए। धन्यवाद।